गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे। तो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल विच हैविंग अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। कोई भी गैस, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ सैंपल क्या होते हैं? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, आईआर देखें तो तीनों दे सकता है। जो आईआर स्पेक्ट्रा है तो तीनों मॉलिक्यूल के सैंपल दे सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड में क्या होता है? यहाँ पे म्यू इनका चेंज होगा। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें मान लीजिए इसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ रही है, इधर भी सेम डिस्टेंस पे बढ़ रही है, तो यहाँ पे म्यू चेंज नहीं हो रहा है, म्यू डज नॉट चेंज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस लेंथ को उसने ज़्यादा बढ़ा लिया, इस डिस्टेंस को कम बढ़ा लिया है, तो यहाँ पे म्यू चेंज हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से अगर कितने भी एग्जाम्पल्स में वो म्यू को चेंज कर रहा होता तो आईआर स्पेक्ट्रा दे रहा था। तो सॉलिड और लिक्विड वाले जो सैंपल्स हैं वो आईआर स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो गैसियस मॉलिक्यूल, स्पेशली गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट को शो करते हैं, चेंज इन म्यू होगा, चेंज इन म्यू, इनके म्यू में चेंज होना जरूरी है। तो ये मॉलिक्यूल रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देंगे। इसमें क्या होता है? उसके वाइब्रेशन में भी चेंज होता है और प्लस उसमें रोटेशनल भी चेंज होता है। दोनों प्रॉपर्टी एट द सेम टाइम प्रोसेस में होती है। ठीक है, तो रोटेशन प्लस वाइब्रेशन इस को कंसीडर कर रहे हैं और इस स्पेक्ट्रा को रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में फर्स्ट कंडीशन होगी हमारा सैंपल गैस मॉलिक्यूल होगा, सेकेंड है वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों रिप्रेजेंट होना चाहिए, और थर्ड है म्यू क्या होगा? चेंज इन म्यू, चेंज इन म्यू वैल्यू, चेंज इन म्यू वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट होना चाहिए। म्यू का मतलब उसके डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए। तो डाइपोल मूवमेंट मैंने समझा दिया आपको। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें जैसे स्ट्रेचिंग और बेंडिंग का प्रोसेस बताई थी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ का घटना या बढ़ना स्ट्रेचिंग था। अगर इसको हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू चेंज रिप्रेजेंट होगा, यहाँ म्यू की वैल्यू कुछ आएगी। लेकिन अगर ये भी इतनी दूरी बढ़ा रहे हैं, इतनी दूरी इसको भी बढ़ा रहे हैं, तो म्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगा। या तो इसको घटा रहे हैं तो क्या होगा? म्यू डज नॉट चेंज वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये ऐसी कंडीशन में ये म्यू की वैल्यू उसमें 0 नहीं आ पाएगी। तो हमको ध्यान रखना है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए मॉलिक्यूल क्या है? वाइब्रेशन भी देना चाहिए, रोटेशन भी देना चाहिए, और साथ में म्यू चेंज होना चाहिए। और गैस सैंपल हमारे जो मोस्ट ऑफ केसेस में गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब सेकेंड कंडीशन के बाद हम बात करते हैं इसकी जो एनर्जी का कैलकुलेशन होता है। तो बोरॉन अप्रोक्सीमेशन जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो डेल्टा ई, टोटल डेल्टा ई कितना? ई वाइब्रेशन प्लस ई रोटेशन प्लस ई ट्रांजिशन एनर्जी प्लस बहुत सारी सम एनर्जीज को हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जो टोटल एनर्जी है, अगर इसमें से किसी एक को हटा देते हैं, मान लीजिए हमने ट्रांजिशन एनर्जी को माइनस कर दिया, है ही नहीं ट्रांजिशन, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन एनर्जी नहीं है, तो वो क्या हो गया? उसमें एनर्जी की इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता है। अगर ई ट्रांजिशन को हटा दिया तो कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो गया इक्वेशन में। तो वो जो परफेक्ट इक्वेशन है, तो ये क्या है? टोटल इक्वल नहीं होती है। बोरॉन अप्रोक्सीमेशन का ये क्या हो गया? थोड़ा सा एजम्पशंस हो गया ना, ब्रेक डाउन हो गया कि अगर कोई एक टोटल एनर्जी, मान लीजिए इसकी ट्रांजिशनल एनर्जी को हटा दिया, तो भी वो एनर्जी ई वाइब्रेशन प्लस रोटेशन उसकी टोटल एनर्जी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो इस स्पेक्ट्रम में, ठीक है, तो नॉन रिजिड रोटेटर और रिजिड रोटेटर, इनमें से हम लोग इसको क्लासीफाई कर करके और फिर समझाएंगे कि किस प्रकार से स्पेक्ट्रा यहाँ पे स्टडी हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम उसकी सिलेक्शन वैल्यू पे जाएंगे, सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। सिलेक्शन रूल क्या बोलता है रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का? तो उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला क्या? डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 1। और सबसे बेस्ट कंडीशन है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारा क्या करता है? यहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेशन भी रिप्रेजेंट करेगा और रोटेशन भी रिप्रेजेंट करेगा। तो वाइब्रेशनल लेवल में कई छोटे छोटे रोटेशनल लेवल रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है फिगर, यहाँ पे ये J0 एक वाइब्रेशनल लेवल है, इसके बाद सेकंड वाइब्रेशनल लेवल है, और इसी में कई छोटे छोटे रोटेशनल लेवल्स हैं। यहाँ पे छोटे छोटे लाइंस के रूप में मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये छोटे छोटे लेवल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रोटेशनल लेवल है, ये रोटेशन लेवल है, रोटेशन लेवल। और ये वाली जो लाइन थी ये वाइब्रेशन की एनर्जी थी।
वाइब्रेशनल लेवल, ये वाला था। नेक्स्ट ये वाली लाइन थी, ये कौन सा है, वाइब्रेशन का, और ये भी आगे ऊपर चले जाएंगे तो वाइब्रेशन का, और ये बीच में जो छोटे छोटे लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है ये कौन सा है, रोटेशन है। तो कई छोटे छोटे रोटेशनल लेवल एक बड़े वाइब्रेशन के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। कई छोटे छोटे जो रोटेशनल लेवल्स हैं वो एक वाइब्रेशन के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसी को हमने यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 वैल्यूज मिलती है, +-1, ठीक है। जब +-1 रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू डेल्टा जे है वो एक वैल्यू आती है -1 के इक्वल, 3 वैल्यूज आ रही है। -1 जे वैल्यू अगर 0 आ रही है तो Q बोलेंगे, अगर -1 आ रही है तो उसको P लाइन्स बोलेंगे, और अगर +1 वैल्यू आ रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R बैंड हो जाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी होती है PQ और R बैंड के रूप में मिलती है। कैसे मिलेगी, PQR बैंड में। ये ट्रांजिशनल एनर्जी का फॉर्म रिप्रेजेंट होगा। ट्रांजिशनल एनर्जी देखिए ध्यान कैसे देना है, जे वैल्यू जो है, ठीक है, ये 0 वैल्यू थी, फिर 1, एक सेकंड लाइन ड्रॉ किए तो उसको जे वैल्यू 1 आया, फिर उसी के अंदर सेकंड लाइन ड्रॉ किए तो जे = 2, फिर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ किए तो जे = 3, फिर जे = 4। इस तरह से उसमें छोटे छोटे लाइंस के ऑप्शंस हो गए। फिर नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल है। एक वाइब्रेशन था, वाइब्रेशनल लेवल था, इसमें रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वाइब्रेशन लेवल के अंदर ही रोटेशनल लेवल है, 1 2 3 4 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मैंने 4 तक की काउंटिंग करी। फिर नेक्स्ट जो दूसरा वाइब्रेशन लेवल था उसमें भी छोटे छोटे रोटेशनल लेवल है, उनको नंबरिंग कर दिया गया, 0 1 2 3 4। तो अब आपको मैच करना, हमारा जो ट्रांजिशनल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा वो कितने रूप में जा सकता है उसको स्टडी किया यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हम अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे तो जे, ये जो एनर्जी है जे की 1 एनर्जी है, उसका जो फर्स्ट रोटेशनल लेवल है J = 1, वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्प्शन के रूप में यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाइब्रेशन के अंदर जो रोटेशनल लेवल है दूसरा, उसमें ये क्या है, अपनी एनर्जी को ले जाने में यूज कर लेगा। तो ये J1 से कहाँ पे एक्साइटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, J0 तक। J1 से कहाँ जा रहा है, 0 तक। तो J1 का वैल्यू 0 तक रिप्रेजेंट हो रहा है, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन शो किया। ऐसा भी हो सकता है J2 की वैल्यू किसमें एब्जॉर्प्शन शो करे, 1 पे शो करे, और 3 वाला 2 पे एब्जॉर्प्शन शो करे, और 4 वाला 3 पे एब्जॉर्प्शन शो करे। तो इनमें देखेंगे एक -1 है, एक -1 कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, P लेवल को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे P बैंड की बात की जा रही है। यहाँ पे 1 से किस में जा रहा है, 0 पे जा रहा है, मतलब एक वैल्यू इसमें कम है, -1 आएगा, है ना, -1 वैल्यू होगी। अगर 2 से जा रहा है 1 पे जा रहा है तो एक वैल्यू उसमें भी कम है। फिर इसका 3 से 2 में जा रहा है तो एक वैल्यू कम है। फिर नेक्स्ट क्या है, मतलब एक लेवल कम जा रहा है ना हम। फिर ये 4 वाला है तो 4 से 3 में जा रहे हैं, 4 से 4 नहीं जा रहे, 4 से 3 जा रहे हैं, एक लेवल कम है। तो यहाँ पे हमेशा J वैल्यू क्या आएगी आपकी, J वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -1 के इक्वल आएगी, -1 आएगी। तो इसको हम लोग P बैंड बोलेंगे, P बैंड। ये जब -1 वैल्यू आएगी तो इसको हम P बैंड बोलेंगे। और नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, हम J0 से जा रहे हैं, J0 में जा रहे हैं, मतलब जिस एनर्जी लेवल में थे उसी में जा रहे हैं। तो J की वैल्यू यहाँ पे टोटल कितनी, डेल्टा J = 0 ही आएगा। 0 से 0 में जा रहे हैं, 1 से 1 में ही जा रहे हैं, 2 से 2 में ही जा रहे हैं, 3 से 3 में ही जा रहे हैं, और 4 से 4 में जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे लेवल्स की जो एनर्जी है वो कितनी है, 0 के इक्वल ही है। तो इसका सिलेक्शन रूल J की अगर वैल्यू 0 आ गई तो इसको हम Q बैंड बोलेंगे, Q बैंड। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको हम Q बैंड कहेंगे। और फिर नेक्स्ट 3 है ना, थर्ड जो लेवल है, थर्ड एनर्जी बैंड है, उसमें J की वैल्यू +1 आएगी, J की वैल्यू +1 आएगी। ये हमेशा सिलेक्शन रूल, कोई भी एब्जॉर्प्शन जो है, एक्साइटेशन है, वो सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। तो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल यहाँ पे 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, है ना, -1 0 और +1 के। अगर -1 वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है तो P बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अगर 0 की वैल्यू आ रही है तो इसको Q बैंड में रिप्रेजेंटेशन शो कर देंगे। और अगर J की वैल्यू +1 है तो इसको R बैंड कहेंगे, इसको R बैंड कहेंगे। यहाँ पे +1 मतलब एक ज्यादा में जाएगा,
ये देखिए जे 0 है तो 1 में जाएगा, 1 गया यहाँ पे। इसका एब्जॉर्प्शन मैंने इस लाइन से एकदम टॉप यहाँ से स्टार्ट किया, फिर 1 पे जाके स्टॉप कर दिया है। जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड J1 वैल्यू है वो किस में चला गया, 2 में चला गया है। देखिए उसके ऊपर की 2 वैल्यू में रिप्रेजेंट करके मैंने रोक दिया है। फिर 2 वाला वैल्यू किस में जाएगा, 3 में जा रहा है लास्ट, और ये 3 वाली वैल्यू लास्ट 4 में जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो होगा, और एब्जॉर्प्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें बैंड्स की नेमिंग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसको बोलोगे P बैंड, ये Q बैंड्स है और ये R बैंड्स है। ठीक है, यहाँ J की वैल्यू कितनी होती है, +1 होगी, यहाँ पे J की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पे J की वैल्यू -1 होगी। तो ये ध्यान रखना है, ये सिलेक्शन रूल हमारा बोलता है। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा मॉलिक्यूल इस तरह के एब्जॉर्प्शन को शो कर सकते हैं। ये किस में रिप्रेजेंट किया हमने, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे रोटेशन भी शो होगा प्लस वाइब्रेशन। कई रोटेशनल लेवल्स क्या है, वाइब्रेशनल लेवल के अंदर रिप्रेजेंट होंगे, और इसमें एनर्जी और उसके गैप को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग स्टडी करके बताएंगे तो ग्राफिकल वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, जो ग्राफिकल वैल्यूज होंगी स्पेक्ट्रा को हम जैसे यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बीच में एक आपका लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा जिसको बॉन्ड सेंटर बोलते हैं, बॉन्ड सेंटर, इसको बॉन्ड सेंटर बोलते हैं। ये सबसे मिड पॉइंट होगा, इधर कुछ डाटा वैल्यू आएंगे, कुछ इधर आएंगे। तो बॉन्ड सेंटर के इधर और उधर हम लोग क्या ग्राफ बनाएंगे। इसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल में आपको केवल वही ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2b की डिस्टेंस पे ये क्या होगा, लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन शो कर देगा। यहाँ J वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा, फिर J वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, J वैल्यू 2 आएगा, फिर J वैल्यू 3 आएगा। इस तरह से यहाँ पे लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे चलता जाएगा। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 और फिर 8। इस तरह से पहले बढ़ेगा, फिर एक पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन के बाद फिर ग्राफ क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ पे हमेशा बराबर होती है, लगभग 2b के इक्वल होती है। 2b यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी, 2b ये दोनों हो जाएगी। टोटल इस डिस्टेंस को 4b बोल देते हैं, 4b। ये हो गया आपका J = 0 हो गया, ये 3-1 हो गया, इसको 3-2 बोल दिए, इसको 3-4 बोल दिए, 3-5 बोल दिए। सबसे टॉप में 5-4-5 रिप्रेजेंट होगा, फिर 6 वाला थोड़ा कम हो जाएगा, 6-5 कम हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर 6-7, 7-8, 9-8। इस तरह से एक ग्राफ क्या होगा, एक पीक के बाद यहाँ पे घटता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बैंड सेंटर के इधर तरफ जाएंगे और बैंड सेंटर के इधर तरफ आएंगे। तो एनर्जी क्या होगी, डेल्टा V वैल्यू यहाँ पे कितना होगी, +1, डेल्टा G = कितना हो जाएगा, -1, +1 और -1 के इक्वल होगा। और इधर डेल्टा J वैल्यू कितना आएगी, +1 के इक्वल आएगी। ठीक है, और जो दोनों के बीच की ब्रांचेस होंगी सब 2b की डिस्टेंस में इक्वी डिस्टेंस पे रिप्रेजेंट होगी, 2b है ना। तो इसमें फोर्स ऑफ एनर्जी कितना होगा, 2b के इक्वल होगी। 2b के इक्वल यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस 2b होगी, यहाँ पे भी 2b का डिस्टेंस ही आएगा। ये इनकी गैपिंग क्या होगी, 2b के रिप्रेजेंटेशन में होगी। तो p, q और r बैंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये p बैंड आएगा, इसको p बैंड बोलेंगे। +1 है ना, +1 कहाँ पे आ रहा था, p ब्रांच r ब्रांच, J+1 है, J+1 कितना होगा, r बैंड, ये R बैंड है, J = R बैंड। ये लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन R बैंड का हो गया, और इधर तरफ P बैंड हो गया, P बैंड यहाँ लिख दीजिए, P बैंड, लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन P बैंड हो गया ये। और ये बॉडी सेंटर हो गया आपका, बॉडी सेंटर के इधर और इधर पे दोनों एनर्जी के ग्राफ रिप्रेजेंट होगी। तो जनरल सी क्लास हो गई आज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम में। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या करता है, एक ही साथ रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट ऑफ केसेस में गैसियस मॉलिक्यूल, ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट चेंज रिप्रेजेंट होगा, वो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच को यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट।